सरकारी अस्पतालों में कोरोना पेशेंट्स की क्या तकलीफें हैं, शिकायतें हैं और उन अस्पतालों के क्या हाल हैं, ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कई बड़े अस्पतालों की तस्वीरें हमने दिखाई और वहां के सीनियर डॉक्टर से बात की। एक और हॉस्पिटल है, दिल्ली का बड़ा अस्पताल है, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, और इस हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर सुनील कुमार हमें अब ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। अभी तक हमने, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी, मैं सुन पा रहा हूं। जी जी सर, जो कुछ और हॉस्पिटल्स की हमने अभी तस्वीरें देखी हैं, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे अस्पताल जो हैं वो अब कोरोना लोड से जूझ रहे हैं, बीमारी काबू के बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। आपका अनुभव अभी तक क्या है अपने हॉस्पिटल में? आपने जो कोरोना मरीज जितने आए हैं, जिस संख्या में आ रहे हैं, उसको आपने देखा? जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक परसेप्शन है कि हमारे जो हेल्थ सिस्टम है वो इससे जूझ रहा है। देखिए, हालात इतने भी ख़राब नहीं हैं कि सिस्टम को उससे जूझना पड़े। मरीजों की संख्या विज़िवी हमारे पास जो बेड्स अवेलेबल हैं और जो हमारे पास मैन पावर स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये नहीं कहेंगे कि हालात हमारे बेकाबू हैं या हालात से हेल्थ सिस्टम जूझ रहा है। मैं समझता हूँ ये एक ओवर रिएक्शन है और शायद कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। शायद पब्लिक इसको डर की वजह से या उनको एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से कि सिस्टम में एक उनके प्रति एक सिस्टम के प्रति एक उनके दिल में या उनके मन में एक अविश्वास कहीं ना कहीं बिठाया जाता है। तो उसकी वजह से उनकी जो हमारे जो सोसाइटी है उसको ये महसूस होता है कि हम जूझ रहे हैं। सर, कोशिश ये बिल्कुल नहीं है कि सिस्टम या सरकार के प्रति अविश्वास पैदा किया जाए, और वो तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए ऐसे माहौल के अंदर। लेकिन मैं आपको जो लोग ग्राउंड से हमें बताते हैं, क्योंकि हमारे लोग बिल्कुल लोगों के बीच में जाकर के बात करते हैं, कुछ लोग सीधे हम लोगों को फोन करके बताते हैं, कोई अपनी तस्वीर भेज देता है। दो मुख्य प्रॉब्लम हो रही हैं। पहली शिकायत, सबसे बड़ी शिकायत ये, अस्पताल के पास जाओ, अस्पताल भर्ती नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? जी, देखिए, आपने सही कहा कि अस्पताल के बारे में आप भ्रामक जो न्यूज़ है वो नहीं फैलाना चाहते हैं। ये हो सकता है कि आपका मानना हो, और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि हमें अपनी सोसाइटी से कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में रियल परसेप्शन, रियल प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। असलियत में हालात क्या हैं यह सोसाइटी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, जब भी कोई लैक्यूना मिलता है या कोई कमी पाई जाती है तो उसको तुरंत कैप्चर करके सोसाइटी में प्रेजेंट किया जाता है। इससे एक ये बात पता लगती है कि भी कहाँ पर कौन सा एजेंडा है। मैं समझता हूँ हमें बैलेंस पिक्चर देनी चाहिए। एक साइड के हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। कहीं धूप है तो कहीं छाया भी है। हमारा हेल्थ सिस्टम दिल्ली का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, कहीं का भी देश का पूरा हेल्थ सिस्टम कोशिश कर रहा है इस पैंडेमिक से लड़ने की, इस पैंडेमिक से पार पाने की। तो ऐसे में यह भी दिखाना चाहिए कि भाई इस सिस्टम में, ये सिस्टम चाहे किसी भी स्टेट का हो, कितना अच्छी तरह से काम कर रहा है। जरूर आप थोड़े से लूप होल भी जरूर दिखा सकते हैं, क्यों नहीं दिखाएंगे, ताकि उनका स्कोप ये होता है, उससे ये हमें सीखने को मिलता है कि हम कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उन्हीं के ऊपर जोर रहे, किसी का भी, मैं आपके टीवी के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, किसी का भी, चाहे वो मीडिया कोई सा भी हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे रेडियो मीडिया हो, चाहे टीवी मीडिया हो, उसको एक बैलेंस पिक्चर देनी चाहिए। और आप देखेंगे कि भाई शिकायतें कम हैं
और जो मरीज ठीक होते हैं वो ज़्यादा हैं। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे ख्याल से हमारी चर्चा जो है वो विषय से अलग जा रही है। मैं सबसे पहले तो सर ये क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको, आपकी कम्युनिटी को, हर हेल्थ वर्कर को खास तौर पर सल्यूट है, हमारा सलाम है, क्योंकि आपके बगैर तो ये लड़ाई, बिना हथियार के तो लड़ाई लड़ ही नहीं सकते, और आप ही हमारे सैनिक हैं, आप ही के पास हथियार हैं, तो आप लोगों को सल्यूट है सर। इसमें कोई ये आपने जो बात कही कि सिर्फ कमियां ही बताई जाती हैं, ऐसा नहीं है, हम अच्छे केसेस भी बताते हैं। हम ये भी लगातार बता रहे हैं देश के अंदर कि जितने एक्टिव केस हैं उससे ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं, तो वो भी किसी अस्पताल नहीं ठीक किए, वो मरीज भी किसी हॉस्पिटल में गए होंगे, वहां से ठीक होकर के अपने घरों को गए हैं। लेकिन हाँ, जब कुछ तस्वीरें तकलीफदेह दिखाई दे तो उनको भी दिखाना जरूरी हो जाता है। अब मैंने आपसे सवाल किया था कि बेड क्यों नहीं मिलता हॉस्पिटल के अंदर। अब मैं आपको बताऊं, आम बात है ये कि लोग वो ऐप देखते हैं दिल्ली सरकार ने जो बनाया जिसमें हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी है बेड्स की, और वो कहते हैं कि हम ये देख करके चेक करके हॉस्पिटल जाते हैं, और हॉस्पिटल कह देता है कि बेड नहीं है। चलिए मैं आपको इसी बात का जवाब देता हूं। अब आपने एक स्टेटमेंट दे दी ब्लैंकेट के बेड क्यों नहीं मिलते, लेकिन हमारे यहाँ जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उनको बेड मिला ना, मिला कि नहीं मिला, आप ही बताइए। बेड मिला तभी तो वो अंदर है हमारे यहाँ दाखिल। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि भी बेड मिलते हैं। देखिए ये एक मतलब सोसाइटी में एक ऐसे महसूस होता है कि हर मरीज को दाखिल होने की जरूरत है, तो उनको लगता है कि हमको कोरोना हो गया है, हमको कोविड हो गया है, अब हम नया दाखिल कर लेना चाहिए। तो ऐसे में डॉक्टर का ये फर्ज बनता है कि हम सिलेक्ट करें, और जो सीरियस मरीज हैं, जिनको क्रिटिकल केयर की जरूरत है, जिनको ऐसे हालात हैं कि उनको इमरजेंसी केयर की जरूरत है, या जिनका इलाज घर पर नहीं हो सकता है, उनको भर्ती किया जाता है, और उनको वो हॉस्पिटल्स में भरे हुए हैं, तो उनको बेड मिल रहा है। जिन मरीजों को इलाज नहीं, हम कहते हैं कि नहीं आपका इलाज घर पर भी हो सकता है, आप घर पर ज़्यादा अच्छे रहेंगे, अस्पताल में आने के लिए आपको ज़रूरत होती है तो अवश्य आइए, इंडिकेशंस होते हैं हॉस्पिटलाइजेशन करने के, तो उन सबको हम पोलाइटली टर्न कर देते हैं और कहते हैं कि अब अगर ऐसे हालात हों, ऐसे लक्षण दिखाई दे तो आप आ सकते हैं, वरना आप घर में आराम करें। क्योंकि इसमें कोरोना इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में बेसिकली हमें ऑब्जर्वेशन करनी होती है, पानी पिलाना होता है, बुखार है तो पैरासीटामोल देना पड़ता है, और विटामिन देने होते हैं, और एक अच्छी डाइट देनी होती है, और मरीज को आराम करना होता है, खूब बढ़िया से नींद आए। तो अमूमन ये सब चीज़ें घर पे की जा सकती हैं। तो जिनको मना कर देते हैं उनको लगता है कि उनका मरीज बहुत ज़्यादा बीमार है, और उनको शिकायतें हो जाती हैं। सर कई मामलों में ये भी देखा है कि जो कोई मरीज होम क्वारंटीन में थे, जो आपने बताया कि ये सीमित संख्या भी है कैपेसिटी की, और आपको ये तय करना है कि भाई जो माइल्ड मरीज है वो अपने घर पर है, लेकिन उन ऐसे भी केसेस में लोगों की मौत हो रही है, तो ये क्या बताता है हमें इस बीमारी के ट्रेंड के बारे में? देखिए ये एक बड़ी ही ज़्यादातर तो हम इसमें कह सकते हैं कि प्रेडिक्टेबल बीमारी है। कभी कभी किसी मरीज में जहाँ कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, जैसे पुराना दमा हो, या कोई और सांस की बीमारी हो, एक्टिव टीबी रही हो, या इम्यूनिटी किसी और वजह से लो रही हो, किडनी फेल हो, लिवर डैमेज हो, या कोई कैंसर हो, या स्टेरॉइड्स पर हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर ऊंचा हो और कंट्रोल में ना हो, भारी वजन हो, ओबेसिटी है, तो ऐसे हालात में अनप्रेडिक्टेबल भी होता है, और ऐसे मरीजों को तुरंत एडमिट किया जाता है या एडवाइस की जाती है कि आप दाखिल हो जाए। कभी कभी मरीज खुद कहता है कि नहीं, हम घर में ज़्यादा बेटर रहेंगे। फेयर इनफ, अगर वहाँ पर उनकी हेल्थ को सुपरवाइज करने के लिए कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है, तो उनको भी घर में रखा जा सकता है, क्योंकि बेसिकली जैसे मैंने कहा, ऑब्जर्वेशन एंड माइल्ड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत होती है। लेकिन जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स होते हैं, जिनके साथ कोमॉर्बिडिटी होती है और वो अनकंट्रोल्ड हो, तो ऐसे में डॉक्टर्स जनरली उनको एडवाइस करते हैं एडमिट हो जाइए, और एडमिशन ऑफर भी करते हैं, और हम एडमिट भी करते हैं। जी सर, आपने शायद देखा हो ना देखा हो, हमने कल एक बहुत बड़े अस्पताल दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल, जहाँ की सबसे ज़्यादा मरीज हैं कोरोना के, वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाई थीं, और मैंने जो आपसे शुरुआत में सवाल किया था वो खास तौर पर उन तस्वीरों को दिमाग में रख करके किया था जहाँ ये दिख रहा है कि बेड पर लाश है, उसके आसपास मरीज हैं, कॉरिडोर के अंदर लाश है,
पेशेंट्स जो हैं बेसुध पलंगों पर पड़े हुए हैं। तो इस सब को देख करके लगा कि शायद सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कोई लैक्यूना है, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, और कहीं ना कहीं कोई एक लैक ऑफ मैनेजमेंट है। मैं आपके अस्पताल के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन कुछ अस्पतालों में तो ये हुआ है। नहीं, ये जो आप एलएनजेपी का जो वीडियो के बारे में आप बता रहे हैं, ये मैंने नहीं देखा है, और मैं इसके बारे में जब तक मैं देख ना लूँ या उसके बारे में और जांच ना कर लूँ, मैं नहीं समझता कि ये मेरे लिए उचित होगा कि इस पर कमेंट्स करूं। सर, आप अपने हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि अभी तक कितने मरीजों को आप लोग उपचार दे चुके हैं, कितने मरीज ठीक हो चुके हैं आपके यहाँ से? क्या अभी आपके यहाँ पर कैपेसिटी की क्या हालत है, कितने मरीज हैं, कितने खाली हैं आपके बेड्स? देखिए, हमारे यहाँ जो है ये हॉस्पिटल जो है एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है और ईस्ट दिल्ली का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इस पर अगर हम बेड्स की संख्या देखें तो 1500 बेडेड हॉस्पिटल है, लेकिन मैं एक बात भी कह देना चाहता हूं कि 1500 बेडेड काउंट्स में है, लेकिन कोई भी हेल्थ फैसिलिटी 80% के ऊपर नहीं जानी चाहिए, नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। लेकिन कोविड जैसी बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें डर भी बहुत है और ये इन्फेक्शन स्प्रेड भी करता है, और इसका जो इलाज है हॉस्पिटल में एक लंबे समय तक भी चलता है, और ये संक्रमित भी करता है जो हमारे जो स्टाफ हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स को। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि किसी भी हॉस्पिटल की कैपेसिटी 60 से 70% से ऊपर नहीं होनी चाहिए इन पेशेंट्स एडमिशन की। तो जब भी 60 से 70% अगर एडमिशन होगा तो कहीं ना कहीं उस पर स्ट्रेस पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि भी अगर हमारा 1500 बेडेड है तो 1500 बेडेड हम इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। कोई सा भी अस्पताल हो, 2000 एलएनजेपी है, आरएमएल है या एम्स है, जो भी सिस्टम हम यूज़ करें उसमें हम 60 से 70% को लेकर चलेंगे तो हर व्यक्ति को, हर मरीज को अच्छे से अच्छा उपचार दिया जा सकेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बात हमारे यहाँ की, जी हाँ, बताइए प्लीज। एक सप्ताह पहले हमारा हॉस्पिटल जो है स्टार्ट हुआ है कोविड, और हम लोगों ने अभी आज की जो संख्या है हमारे पास 190 पेशेंट्स हैं जो कि सीरियस पेशेंट्स हैं। वी आर एडमिटिंग सीरियस पेशेंट, सीरियसली इल पेशेंट, दे रिक्वायर इंटेंसिव केयर, ऑलमोस्ट इंटेंसिव केयर। तो उन पेशेंट्स को इनमें समय ज़्यादा लगता है और उनमें हम जो है डिस्चार्ज कम किए हैं अभी, लेकिन ये पेशेंट्स जो हैं लाइकली टू स्टे फॉर ए लॉन्गर टाइम। शुभकामनाएं सर आपको, ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां बचें, बीमारी के कम से कम मामले आएँ, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त